मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आप लोग रिवाइज कर रहे होगे, बहुत अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग पोल्ट्री पढ़ रहे थे। पोल्ट्री में हमने कल पहला खंड शुरू किया था। सन 1773 के ईस्वी के पहले की पृष्ठभूमि हल्का सा आपको विवरण दिया था ताकि आप लोग उसको पढ़ करके आएँ। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वो पोल्ट्री का था, जीएस का, प्रीलिम्स प्लस मेंस का था। किस हिसाब से इसको कवर करना है, किस हिसाब से नहीं, हम लोग पूरा कवर करेंगे, इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग जो भी किताब पढ़ेंगे, जो भी किताबें आप लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ कि उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत हो, सुभाष कश्यप हो, कोई भी हो, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी विशेषता दे दिए हैं, थोड़ा सा प्रभाव दे दिए हैं। इससे ज़्यादा आप किसी भी किताब में नहीं पाएंगे। इसकी 1773 ईस्वी की जो पृष्ठभूमि है बहुत ही लंबी चौड़ी है, इसलिए उसको शॉर्टकट में भी आप नहीं देख सकते। जितना भी परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंस है, हमने उतना यहाँ पर कवर किया है और उतना आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट है या पर्याप्त है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या 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 कहते हैं 1773 ईस्वी की। दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से? देखिए, कंपनी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या था? व्हाट इज़ द रीजंस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 1773, यानी 1773 के जो एक्ट थे उसको लाने का रीजंस क्या था? आखिर क्यों ये लाया गया? हमने कल आपको बताया था कि ब्रिटिश किस तरीके से व्यापार करते थे, किस तरीके से उनका उद्देश्य था। हमने काफ़ी चीज़ें आपको परिचय करा दिया था ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड, 1773 ईस्वी का लाने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी शुरू में व्यापार करने आई। ब्रिटिश संसद को लगता था कि दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने की कंपनी जो है वो व्यापार करके ब्रिटिश को फलीभूत करेगी, अर्थात उसको सॉलिड करेगी, मजबूत करेगी, अर्थव्यवस्था को संपन्न करेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। शुरुआत के दिनों में जो ब्रिटिश व्यापारी थे वे कंपनी को नो डाउट मजबूत करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि धन जो इंसान होता है उसकी प्रवृत्ति भौतिकवादी होती है। तो कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, अफसर थे, छोटे मोटे जो और कर्मचारी थे, वे क्या काम करते थे? निजी व्यापार, लूटमार, बेईमानी, धन संचय करना, निजी व्यापार करना, लूटमार करना, भ्रष्टाचार करना, ये उपहार लेना, गिफ्ट लेना इत्यादि जो राजाओं महाराजाओं से करते थे। तो इसके कारण वो खूब अधिकतम मात्रा में धन का संचय करते थे। धन संचय करने के बाद वो जो लगातार वो धनवान हो रहे थे। ब्रिटेन में जब ये जाते थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, तो वो नवाब कहे जाते थे। और ब्रिटेन में जाने के बाद जब ये नवाब कहे जाने लगे तो वहाँ पर चूँकि ये जब इंसान के पास धन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो उसमें कुछ अधिकतम मात्रा में दिखावापन आ जाता है। तो ये जो कंपनी के कर्मचारी थे ये ब्रिटेन में जा कर के दिखावापन करते थे, जगह ज़मीन पर इनके कब्जा होने लगते थे। जो भी रियल इस्टेट था, जो भी कंपनी थी, जो भी उद्योग था, सब जगह इन्हीं का नियंत्रण होता जाता था। यहाँ तक कि अब ये चुनावों में भी उतरने लगे, चुनाव में खड़े होने लगे और इसके बाद चुनाव के जो कर्मचारी थे उसको रिश्वत देकर के अपनी तरफ करने लगे। फिर कंपनी के जो नियम थे उसको रिश्वत देकर के अपनी तरफ करने लगे। तो इस हिसाब से जो ब्रिटेन की जनमत थी, राजनीतिक समुदाय था, सरकार पर जो वहाँ की विपक्ष थी, जनमत था, वो इनकी वजह से अन्य जगहों पर नहीं जा पाता था। तो उसको लगा कि चूँकि ये कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो निजी कर्मचारी हैं, ये लगातार धनवान हो रहे हैं और धनवान होने के कारण इनका जो है सरकार पर कल कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक छोटी सी कर्मचारी देखते देखते कल का पूरे देश पर कब्जा कर लेगी। तो इस हिसाब से ये कंपनी पर जो है कठोर नियंत्रण की मांग करने लगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, यहाँ पर जो कंपनी थी वहाँ का जो राजनीतिक समुदाय था, राजनीतिक गढ़ था, वो अत्यधिक कठोर नियंत्रण मांग करने लगा और जांच की मांग करने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी, जब जांच की बात आ गई,
इसके अलावा एक पक्ष ये भी था कि कंपनी जो थी लगातार ये घाटे में चली जा रही थी। क्यों घाटे में जा रही थी? क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे वे कंपनी के कार्यों को न करके अपना ही ज़्यादा देखते थे, रिश्वत ज़्यादा कमाते थे। यहाँ के राजाओं महाराजाओं को मिलाते थे अपनी तरफ, उनसे रिश्वत लेना उनका उद्देश्य बन गया था। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो एक दिन ऐसा आ गया कि आर्थिक दिवालियापन के कगार पर हो गई, डूबने लगी। तो कंपनी के जो इस तरीके से दिवालियापन आ गई कि उसको ब्रिटिश सरकार से कर्ज लेना पड़ा कंपनी के संचालन के लिए, वेतन देने के लिए इत्यादि, उसके कार्यभार के लिए। तो ब्रिटिश सरकार को कंपनी के नियंत्रण, जब ये ब्रिटिश सरकार से ये कर्ज लिए तो ब्रिटिश सरकार पहले से ही खौफ में थी, पहले से ही वो अवसर देख रही थी कि कैसे हम कंपनी पर नियंत्रण करें। तो 25 नवंबर सन 1767 के पहले 1766 ईस्वी में, यहाँ पर उसका लिखना उचित नहीं था, वो सब्जेक्ट हो जाता। तो 25 नवंबर सन 1966 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद में एक समिति बनाई गई और उस समिति को कंपनी के समस्त कार्यविधि, उसके सारे क्रियाकलाप, उसके सारे धन, सब चीज़ को जांच करने के लिए सौंपा गया। तो सन 1767 ईस्वी में उस समिति ने कंपनी के क्रियाकलापों इत्यादि कार्यों की जानकारी के लिए एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। तो आपको यह समझना चाहिए, यह समझ में आ गया होगा कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका रीजन क्या था, उसको लाने का रीजन क्या था। उसके दो ही रीजन थे, ये साफ साफ लिखा गया है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। एक इसका जो टॉपिक था कंटेंट में दिया गया था, क्यों लाया गया, वो हो गया। और दूसरा है कि इसकी विशेषता क्या है। इसको लाया तो गया, ठीक किया, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर एक ही गवर्नर था, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। सहायता के लिए उसकी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसकी सहायता के लिए गवर्नर को गवर्नर जनरल में बदल दिया इसी अधिनियम के कारण, और उसके सहायता के लिए 4 अन्य सदस्यीय परिषद की कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किए गए। जो पहले क्या था इसके, इस अधिनियम के पहले, कि मद्रास और बम्बई और अलग अलग प्रांतों के जो गवर्नर थे वो अलग अलग थे, लेकिन मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। तीसरा क्या था, कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, और उच्चतम न्यायालय की जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये 1774 में जो आज भारत का सुप्रीम कोर्ट है, पहले इसकी स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी, और पहले कलकत्ता में था, अब कहाँ है, दिल्ली में। तो कंपनी के चौथा इसका पॉइंट क्या था, कंपनी के कर्मचारियों को जिस उद्देश्य के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, अब उसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या प्रतिबंध लगाया गया? 1774 ईस्वी में इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे, व्यापार करते थे, रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते थे, अन्य जितने भी तरीके धन आगमन के होते हैं वो सब करते थे, उस पर प्रतिबंधक लगा दिया गया। इसको इन्होंने ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से कंपनी दिवालियापन हुई थी, और इसी की वजह से ब्रिटिश जनमत, वहाँ के राजनीतिक गण ब्रिटिश संसद के खिलाफ हो गए थे। पांचवा क्या है, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी है। इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहते हैं। ये डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ब्रिटिश सरकार का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, उसके माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और भी कठोर हो गया। और भारत में
जो कंपनी थी वो राजस्व में क्या कर रही है, उसकी नागरिक शक्ति क्या है, नागरिक के लिए वो क्या कौन सा क्रियाकलाप कर रही है, राजस्व किस तरीके से वसूल रही है, सैन्य मामलों में क्या है, उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य कर दिया गया देना। तो इस हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5वां पॉइंट लिखा है, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो नियंत्रण था वो सशक्त हो गया। नियंत्रण सशक्त होने का मतलब कि कंपनी को जो है, जितनी भी कंपनी के सारे क्रियाकलाप थे उन सबको ब्रिटिश सरकार की तरफ से निगरानी के अधीन कर दिया गया। अर्थात ब्रिटिश सरकार अब उसको देख रेख करने लगी। अब जो भी कंपनी करती, जो भी क्रियाकलाप करती, उसे ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश संसद से अनुमति लेना पड़ता था। अब वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। और इसके अलावा भारत में इसका जो है राजनीतिक राजस्व कैसे वसूला जाए, नागरिक क्षमता, सैन्य मामला, जितने भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य कर दिया गया देना, कि ताकि कंपनी ब्रिटिश सरकार को अब समय समय पर जब भी संसद से या सरकार से राजस्व विभाग में, नागरिक विभाग में, सैन्य विभाग में कोई भी जानकारी मांगी जाएगी, ब्रिटिश कंपनी अब उस जानकारी को तुरंत देगी। तो इस हिसाब से आप लोगों ने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या था। 2 कारण थे, आप लोगों ने देखे। उसके विशेषता क्या हैं, उसकी विशेषता क्या थी, उसकी सारी विशेषता आप लोगों ने देखा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इसका महत्व क्या है, व्हाट इज दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट्स का व्हाट इज दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व। थैंक्स बच्चों। फ्रेंड्स हम लोग कहाँ पे थे, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का विशेषता खत्म हो गया था, उसकी विशेषता क्या थी, उसको लाने का कारण क्या था। अब हम लोग देखते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या है, व्हाट इज दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। लाने का कारण समझ में आ गया, लाया क्यों गया था, इसकी विशेषता क्या थी, ये भी समझ में आ गया। लेकिन इसकी जो विशेषता है फ्रेंड्स, चूँकि हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं इसलिए पॉलिटी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसकी ऐतिहासिक विशेषता भी है। हम मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे ही चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ पर इसकी 2-4 विशेषता बताएंगे। अदर इसके अलावा भी अन्य विशेषताएँ वो इतिहास के दृष्टिकोण से है, उसको यहाँ पर लाना ठीक नहीं था। मिल जाता है एक ही टॉपिक, कभी आप लोग समझ ना पाते, तो इसलिए उसको अलग से लेंगे या किसी दिन और अच्छे से इसको इतिहास और संविधान जब हम लोग कुछ पढ़ लेंगे, बौद्धिक क्षमता डेवलप हो जाएगी या उस स्टैंडर्ड तक पढ़ लेंगे 2, 4, 6, 10 चैप्टर, तो एक ही में समेट देंगे। तो इसका जो संवैधानिक महत्व है, इसके 2 महत्व हैं। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के 2 महत्व हैं। पहला, संवैधानिक महत्व। संवैधानिक महत्व में क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसको संवैधानिक महत्व क्यों कहा गया। फ्रेंड्स आप लोग एक जब संविधान पढ़ते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि सरकार, हमारी सरकार क्या है, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण होता है, विधायिका का। और कार्यपालिका अपना कार्य सही ढंग से कर रही है, विधायिका अपना कार्य सही ढंग से कर रही है, इसको देख रेख संविधान सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, संसद के द्वारा जो भी नियम पारित किए जाते हैं, विधायिका के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, अन्य राज्य सरकारों के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसको ये देखना कि ये जो नियम बनाए गए हैं संविधान की मूल विशेषता के अनुरूप है या संविधान के अनुरूप है या नहीं, और अगर नहीं है तो सीधा ख़त्म उस नियम को। तो इस हिसाब से वो नियंत्रण करती है। तो इसीलिए इसको नियंत्रण कहा गया कि संविधान, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं उसको नियमित कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसा किया जाए, इस दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा क्या महत्व है, राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व भी होता है। राजनीतिक महत्व क्या है, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को
मान्यता मिल गई। जो कंपनी का प्रशासनिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, उसको मान्यता कौन देता है? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद दे रही थी। तो उसको मान्य हो गया कि हाँ, ये इस दिशा में सही चल रही है, सही नहीं चल रही है। जैसे भारत सरकार के क्रियाकलापों का जो नियम है, उसको संसद का जो नियम है उसको सुप्रीम कोर्ट देख लेता है, हाँ जो नियम बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है, मान्यता दे दी। तो इस हिसाब से इसकी भी मान्यता दे दिया गया। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ये दोनों जो हैं संवैधानिक महत्व हैं। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन का मतलब कि ये केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई गवर्निंग बॉडी है जो भारत में ब्रिटिश कंपनी है उस पर नियंत्रण कर रही है। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, यानी ऊपर से नीचे का प्रशासन, और प्रत्येक स्तर पर संस्था को जवाबदेही बनाना। जैसे जब आप मौर्य सरकार पढ़ते होंगे या कोई भी इतिहास पढ़ते होंगे, कोई भी प्राचीन और मध्यकालीन, तो वहाँ पर केंद्रीय प्रशासन, विकेंद्रीय प्रशासन, ये अर्ध विकेंद्रीय प्रशासन, ये सब आता है। केंद्र में एक मंडल है जो स्टेट है, जैसे राज्य सरकार। राज्य से अब ऐसी सिंपल भाषा में समझिए, राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार एक संस्था है, उत्तर प्रदेश की सरकार या अदर स्टेट की सरकार। अब उस संस्था को क्या किया गया है? राज्य में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के नीचे क्या है? अधिकारी है। अधिकारी की जवाबदेहिता किसके प्रति है? सीधे सीएम के प्रति। अधिकारी के नीचे क्या है? कर्मचारी हैं, उनकी जवाबदेहिता किसके प्रति है? अधिकारी के प्रति। इसके नीचे और कर्मचारी हैं, उसके नीचे और हैं। तो इस हिसाब से जब संस्था को जवाबदेही बना दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी आ जाती है, वो उस संस्थान के कार्यों के क्रियाकलाप करती है। जैसे ब्रिटिश सरकार की जो गवर्निंग बॉडी थी, अभी हमने बताया, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने क्या किया? कंपनी के कार्यों को देख रेख करने के लिए उसके ऊपर आ गए। अब कंपनी जो भी कार्य करेगी वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के गवर्निंग बॉडी के हिसाब से करेगी। तो ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दिया गया है कि आप ही सर्वे सर्वा नहीं हो, आपके ऊपर मैं हूँ, मैं जैसा कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो दूसरा जो एक अदर नियम था, ये आप कहीं के किसी भी किताब में नहीं पाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप देख चुके होंगे कि 1773 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का नियम लाया गया था। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट लाने का नियम क्या था? लाने का उद्देश्य क्या था? कोर्ट का मतलब दीवानी और फौजदारी मुकदमे। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जो बच्चे मेंस जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, वो बाकायदा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, जीएस के स्तर पर इसको हम यहाँ पे नहीं ड्राइव कर सकते। पूरा का पूरा चैप्टर ही है इतिहास मेंस के बच्चों के लिए। वहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को विस्तार पूर्वक कम से कम 10 पेज में समझाया गया है। इसको लाया कैसे गया, क्यों नहीं लाया गया, इसके प्रभाव क्या थे, क्या नहीं प्रभाव थे। तो ये इसकी जो विशेषता थी कि विधि का नियम का बीज इसमें था। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि विधि का नियम ला दिया गया। जो भी दीवानी और फौजदारी मामले देखे जाते थे, अब एक परिपाटी स्थापित हो गई, उसका अधिकार क्षेत्र डिवाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का कि अब जो कुछ भी देखा जाएगा, कुछ ऐसे मामले वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अधीन था, कुछ प्रांत उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। तो जो नियम आगे बनाए जाएंगे उसके बीज अब पनप चुके। अब एक प्रथा चल चुकी, अब जो भी होगा अदालती कार्रवाई के अधीन किया जाएगा। लेकिन ये धीरे 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 आया। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा, इसकी जो महत्व थी, इम्पॉर्टेंस था,
वो हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग इसके गुण दोष पे चलते हैं। गुण भी हमने देख लिया, इसकी हानियाँ क्या थी, आखिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट असफल क्यों हुआ, अब हम लोग उस पे चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पे थे, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक और राजनीतिक महत्व हमने आपको बता दिया था। हम अब लास्ट टॉपिक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे चल रहे हैं, जो कि है उसके गुण। गुण का मतलब हानि क्या है, आखिर क्यों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट असफल हो गया, क्यों वो जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था उसकी पूर्ति नहीं कर सका। आइए देखते हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन तो कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उनके मध्य जो गवर्नर थे और गवर्नर जनरल थे उनके बीच संबंधों की व्याख्या नहीं की गई। सबसे बड़ा कमी ये था। दूसरा, आपातकाल के बहाने मद्रास और बम्बई की सरकारें स्वयं ही युद्ध और शांति की समझौता कर सकती थी। इस लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। कहने का आशय ये है कि जैसे केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार कर दिया गया, किंतु दोनों की व्याख्या नहीं की गई, और दोनों की जब व्याख्या नहीं की गई तो जो भी नियम बनाएंगे टकराव होना निश्चित है। तो यही यहाँ पे था। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर कर दिए गए, किंतु गवर्नर के क्या अधिकार हैं, गवर्नर क्या क्या कर सकता है, किस किस क्षेत्र में वह क्या क्या कानून ला सकता है, और गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, इसकी व्याख्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं की गई। दूसरी कमी क्या थी, गवर्नर जनरल की परिषद में जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी, सहायता के लिए की गई थी उसकी गठन, उसमें बहुमत के निर्णय की व्यवस्था थी। अर्थात कुल मिलाकर के 5 सदस्य थे और 4 सदस्य अगर एक तरफ हो जाएं या 3 सदस्य एक तरफ हो जाएं तो गवर्नर जनरल कुछ भी नहीं कर सकता है। वहाँ गवर्नर जनरल कार्यकारी सदस्य के बहुमत को मानने के लिए बाध्य है, जहाँ पर बहुमत के निर्णय की संस्था है, जहाँ पर बहुमत का निर्णय है। इसका दूसरा दोष ये था। तीसरा क्या था, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, परिषद सहित गवर्नर जनरल, भारतीयों तथा कंपनी की अदालतों के साथ उनके संबंधों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। पहला वाला दूसरा वाला के समान ही है। जैसे इसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल के संबंधों की व्याख्या नहीं की गई थी, उसी प्रकार जितने भी शासन के अंग थे, न्यायालय, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, कंपनी की स्वयं की अदालत जो कंपनी अपने लिए हायर कर दी थी अगर कोई मैटर आता था, इसके बाद भारतीयों की क्या मैटर है उनको कौन हायर करता था, उनको कौन देखता था, किसी भी अधिकार क्षेत्र की व्याख्या नहीं की गई, सब वैसे बना दिए गए। इससे बड़ा क्या था चौथा, जब इनमें किसी भी तरीके की व्याख्या नहीं की गई तो आप कैसे ये अनुमान कर सकते हैं कि भारतीयों की जनता सुधारने के लिए कोई व्यवस्था थी? नहीं थी। ऑलरेडी लूटपाट का अड्डा था, लूटपाट करते थे, लूटपाट करने के लिए आए थे, वे अपने ही मध्य लड़ रहे थे, तो क्या भारतीय की जनता की दशा सुधारते? इन चारों का प्रभाव कहाँ पर पड़ा? शासन के विभिन्न अंगों में संघर्ष स्वयं व्याप्त हो गया और प्रशासन प्रभावी न रह सका, जो सबसे बड़ा दोष है ये था। और ये सब इससे आया क्यों? अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत, जनता की अदालत, कंपनी की अदालत, इन सब के अधिकार क्षेत्र या इन सब के संबंधों की व्याख्या न की जाए तो क्या आप समझ सकते हैं कि कोई देश, कोई संस्था, कोई सरकार चल सकती है? नहीं। सरकार को चलने के लिए या फिर संस्था को चलने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र क्लियर होने चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है? संविधान की देखरेख करना, संविधान के अनुसार देश चल रहा है या नहीं, बस उसकी कहानी खत्म। अगर सुप्रीम कोर्ट
राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मैटर में हस्तक्षेप करने लगे, अर्थात केंद्र सरकार को अगला कदम क्या उठाना चाहिए ये कहने लगे, संसद में बिल कैसे लाना चाहिए ये कहने लगे, संसद में बिल लाने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसकी देखरेख करने लगे। तो क्या देश चल सकेगा? नहीं। यही सब दोष था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कोई संबंध नहीं व्याख्या किया गया। गवर्नर जनरल अपनी मर्जी का, उसके अधीन जो 2 गवर्नर थे वो अपनी मर्जी के, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र थे वो अपनी मर्जी के, लायर जो था वो अपनी मर्जी का, कंपनी का जो मेन्यू कार्ड था, कंपनी का जो चार्टर था, कंपनी का जो नियम था वो अपनी मर्जी के, पुनः जहाँ थे वहीं पे आ गए। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी था। क्या था इम्पोर्टेंस? वो भी हम पिछले बता चुके हैं कि कंपनी के ऊपर या ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त कार्यों के ऊपर कठोर से कठोर नियंत्रण लागू करने की दिशा में पहला कदम था। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ। कोई छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो पैदल साइकिल लेके भागता है। उसका अल्टीमेटम उद्देश्य क्या है? साइकिल की गद्दी पर बैठ करके साइकिल खूब तेज़ी से रफ्तार में लाना। लेकिन जब वो पहली बार साइकिल हाथ में पकड़ता है तो क्या वो कर पाता है? नहीं, किसी कीमत पे नहीं कर पाता। वो पैदल साइकिल लेके भागेगा, थकेगा, परेशान होगा, 8-10 दिन, महीना, 15, 2 महीना भागेगा। धीरे धीरे वो कैंची चलाना सीखता है। पैदल से कहाँ आया? कैंची पे आया, फिर गिरेगा 2 महीना, 4 महीना। कैंची से फिर कहाँ पे आया? कैरियर पे आया, पैर रख करके चलाने पे सुधार हुआ। पहले पैदल था, पैदल से कैंची, कैंची से कैरियर, लास्ट में आया गद्दी पर 6 महीने बाद। इसी तरीके से ये था। चूँकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लाने की दिशा में, और जब कोई चीज़ पहली बार आती है तो जाहिर सी बात है उसमें सुधार की अपेक्षा होती है, और सुधार का एक नियम होता है। सुधार किसी सीमा पर नहीं टिकता है, सुधार होता जाता है। जैसे आविष्कार की कोई सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है आविष्कार की। आविष्कार आज मार्कर का हुआ है, कल ऐसा कुछ आ जाएगा कि हम ऐसे हाथ से करेंगे, बोर्ड पे लिखता चला जाएगा। आगे उसकी पीढ़ी में आने वाले समय में उससे भी अत्यधिक टेक्नोलॉजी, उसी हिसाब से सुधार होता है, परिवर्तन होता है। तो इस हिसाब से जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, चूँकि पहला एक्ट था, इस वजह से ये कमियां थी। लेकिन इसके बावजूद, चूँकि यही कमियां थी, इसके बावजूद कि साइकिल से लड़का गिर रहा है लेकिन वो साइकिल तो चला रहा है। पॉजिटिव कदम ये था। नो डाउट 1773 के रेगुलेटिंग में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन केंद्रीय प्रशासन की नींव तो रखी गई, कंपनी के ऊपर गवर्निंग बॉडी तो आ गई, न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत तो आया। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब जो नियम आया गया है, जो नियम कंपनी और उसके कर्मचारियों के द्वारा लाया गया है वो सही दिशा में है या नहीं, इसको न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में आया। यही सब इसका हानि लाभ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर दिया हूँ, और अच्छे अब इससे ज़्यादा जीएस के स्तर पर या प्रीलिम्स या मेंस के स्तर पर भारत देश में किसी भी परीक्षा से बाहर प्रश्न नहीं जा सकता। अगर आप लोगों ने इतना नोट्स बना करके प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपका एक प्रश्न भी बाहर चला जाए तो मेरा नाम बता देना, छोड़ देना देखना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बहुत मेहनत से निकालता हूँ। ये सब सारी चीज़ें एक किताब में नहीं दी रहती हैं, और आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। फालतू परेशान ना होइए, कहीं भी नहीं पाएंगे। एम लक्ष्मीकांत पढ़ डालेंगे, नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ डालेंगे, नहीं पाएंगे। सुभाष कश्यप पढ़ डालेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ तक कि बीए ग्रेजुएशन की किताबें पढ़ डालेंगे, उसमें भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। हम भी कराएंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ आप बताइएगा, हम मदद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अदर बच्चे भी उसका लुत्फ़ उठा सकें और चीज़ों को पढ़ सकें। थैंक्स ए लॉट ऑफ थैंक्स बच्चों।